हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैं अवधेश बघेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एवं गवर्नमेंट न्यूज की जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आता हूं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। क्योंकि आप सभी लोग जब लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है तथा मैं आप सभी लोगों को डेली बेसिस पर इसी प्रकार की वीडियो लेकर आता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि अभी क्या है, कुछ लोगों को पता नहीं है या कुछ जो ग्रामीण डाक सेवा भाई जो नए ज्वाइन हुए हैं भारतीय डाक विभाग में, तो उनको पता नहीं है कि कमलेश चंद्रा कमेटी रिपोर्ट क्या है। तो आज हम कमलेश चंद्रा कमेटी रिपोर्ट में क्या क्या मांगें मांगी गई थी या कमलेश चंद्रा कमेटी की किन किन मांगों को भारत सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, तो आज हम वो देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट 1 जुलाई 2018 से लागू हो गई थी। तो उसी के अनुसार ये 14 मार्च 2018 का ये प्रश्न में पूछा गया था लोकसभा में कि ये ग्रामीण डाक सेवक हैं जो भारतीय डाक विभाग में काम करते हैं, रूरल एरिया में जो डाक का आदान प्रदान करते हैं, उनकी जो कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट गठित की गई थी 7th पे कमीशन के लिए, तो उसमें उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं या उनकी क्या क्या मांग ली गई हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग का ये लेटर है और ये 14 मार्च 2018 का ये लेटर है। तो आप यहाँ पे संचार मंत्री से यह पूछा गया था कि वर्तमान में देश में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों की संख्या कितनी है और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को के अनुसार ग्रामीण डाक सेवक के परिश्रम में वेतन वृद्धि की गई है, हाँ या नहीं, उसके बारे में बताइए। या क्या सरकार को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन परिश्रम वृद्धि करने के लिए जनप्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हाँ तो ब्यौरा दीजिए। तो यहाँ पे इतने सारे सवाल पूछे गए थे। उसके बाद जो उस समय की जो संचार राज्य मंत्री थे स्वतंत्र प्रभार के श्री मनोज सिन्हा जी, तो उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से यहाँ पे जो 7th पे कमीशन है उसमें ग्रामीण डाक सेवक भाइयों को क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं और किन किन मांगों को यहाँ पे मान लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे ये सर्कल वाइज आपकी जो ग्रामीण डाक सेवक हैं जो कार्य कर रहे हैं, तो उनकी ये संख्या दी गई थी। उसके बाद ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये आप देखिए, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। श्री कमलेश चंद्रा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो जो कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट थी, जो कमलेश चंद्रा जी थे, उन्होंने निम्न बिंदु पर चर्चा की थी कि ग्रामीण डाक सेवक भाइयों को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। सबसे पहली सुविधा उनकी क्या थी दोस्तों? सबसे पहली में इनकी समय संबंध निरंतर भत्ते टीआरसी के भुगतान की पुरानी प्रणाली समाप्त कर परिश्रमिक भुगतान के एक नए ढांचे का प्रावधान किया गया है। इस नए ढांचे के अंतर्गत 11 टीआरसी स्लैबों को मिलाकर 3 परिश्रमिक वेतनमान बनाए गए हैं। इनमें से 2 वेतनमान शाखा डाकघर बीपीएम तथा बीपीएम से स्तर कार्मिकों के लिए हैं और एक वेतनमान दोनों श्रेणियों की जीडीएस के लिए समान है। तो यहाँ पे बताया है कि आप सभी लोगों को पता है कि पहले 11 टीआरसी स्लैब हुआ करते थे। ईडीडीए बीपीएम का अलग मिलता था, ईडीडीए का अलग मिलता था और मिल कैरियर का अलग होता था। उन सभी को हटाकर 3 नई स्लैब यहाँ पे बीपीएम, बीपीएम, एबीपीएम। दोस्तों, वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आप एक बार देख लेंगे तो पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। बीपीएम, एबीपीएम और आपका बीपीएम में 2 स्लैब थे, स्लैब फर्स्ट और स्लैब सेकेंड। स्लैब फर्स्ट वाले जो बीपीएम होता था उसको 12,000 रुपये और स्लैब 2 वाले बीपीएम को आपका 14,500 रुपये न्यूनतम वेतनमान रखा गया था। तो ग्रामीण डाक सेवक जो भाई थे उनको न्यूनतम जो उनका घंटा होते थे वो 3 घंटे से बढ़ाकर 4 घंटा कर दिया गया था। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आप देख लेते हैं स्तर 1, 2 के जीडीएस की नई क्रम अवधि 4 घंटे तथा 5 घंटे की होगी, मतलब कम से कम 4 घंटे और अधिकतम 5 घंटे। शाखा डाकघरों के कारोबार का आकलन किए जाने हेतु प्रयुक्त पॉइंट प्रणाली को समाप्त कर दिया। पहले क्या होता था कि पॉइंट बेसिस पे आपका जो शाखा डाकघर होता है उसके हिसाब से आपको वेतन दिया जाता था, उसको समाप्त कर दिया गया है। परिश्रमिक ढांचे की नई प्रणाली के जीडीएस को डाकघरों द्वारा आयोजित राजस्व से जोड़ा गया है और इस नई प्रणाली के अंतर्गत स्तर 1
से स्तर 2 के शाखा डाक पोस्टमास्टरों के परिश्रम में वृद्धि कारोबार के आधार पर नहीं होगी। यह वृद्धि निर्धारित राजस्व को मानदंडों को प्राप्त कर लेने पर ही की जाएगी। तो जो राजस्व है उसको प्राप्त करने पर ही निर्धारित वृद्धि की जाएगी। ऐसे जीडीएस डाकघर जो नियत कार्य अवधि के मानदंड निर्धारित प्राप्त नहीं कर पाए, वे प्रतिदिन नियत अवधि से न्यूनतम 30 मिनट अधिक अवधि के लिए कार्य करेंगे। ऐसे शाखा डाकघर जो टारगेट मिलता है उसको अगर नहीं कर पाते हैं या फिर जो राजस्व प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उनको जो न्यूनतम अवधि है उससे 30 मिनट के लिए अधिक खोला जाएगा। राजस्व के निर्धारित मानदंड प्राप्त करने में सफल जीडीएस शाखा डाकघरों को स्तर 2 के परिश्रमिक के अतिरिक्त 10% राजस्व संबंध परिश्रमिक भी प्रदान किया जाएगा। तो जो राजस्व सरकार ने निर्धारित किया गया, अगर उस राजस्व को कोई शाखा डाकघर प्राप्त कर लेता है तो उसके अलावा उसको 14,500 के अलावा 10% अतिरिक्त उसको परिश्रमिक दिया जाएगा। दोस्तों हाँ, ये बहुत ही बड़ी खबर है कि अभी आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि 10% आपको अलग से और एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10% राजस्व परिश्रमिक भी प्रदान किया जाएगा। राजस्व अर्जन के मानदंडों के आधार पर जीडीएस को का खा घा श्रेणियों वर्गीकृत किया गया है। का श्रेणी के जीडीएस डाकघरों को 100% राजस्व मानदंड प्राप्त करने होंगे। समिति ने जीडीएस डाकघरों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में कतिपय कार्रवाई की अनुशंसा की है। जीडीएस की 6 अनुमोदित श्रेणियों को मिलाकर अब केवल 2 श्रेणियां बना दी गई हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जीडीएस एबीपीएम और जीडीएस बीपीएम। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट आगे आप देखेंगे जीडीएस डाकघरों में कार्यरत जीडीएस सहायक शाखा पोस्टमास्टर तथा विभागीय डाकघरों में कार्यरत जीडीएस डाक सेवक कहलाएंगे। मतलब कि जो ग्रामीण डाक सेवकों में जो ग्रामीण डाकघरों में काम करते हैं उनको बीपीएम और उनके अगर जो उनके नीचे जो काम करते हैं उनको शाखा पोस्टमास्टर कहा जाएगा। और जो विभागीय डाकघर है वहाँ पर कोई जीडीएस काम करता है तो उसको वो डाक सेवक कहलाएगा। न्यूनतम एवं अधिकतम परिश्रम को बढ़ाकर 10,000 रुपये तथा 35,400 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। तो न्यूनतम परिश्रम क्या होगा आपका 10,000 रुपये और अधिकतम कितना होगा 35,480 रुपये है। वार्षिक वृद्धि की दर 3% की अनुशंसा कर दी गई है। तो जो वार्षिक इंक्रीमेंट लगता है आपको वो भी आपका 3% लगने लगेगा दोस्तों, ठीक है ना। ये वार्षिक वृद्धि की आपकी 3% की अनुशंसा हो गई है। कार्मिकों के लिए पहली बार एक सम्मिलित भत्ते का प्रावधान किया गया है। भत्ता डाकघरों के लिए भवन किराए पर लेने, निवास करने की अनिवार्य शर्त को पूरा करने, कार्यालय के रख रखाव, मोबाइल और बिजली पर होने वाले खर्च हेतु सहायता के लिए रूप में प्रदान किया जाएगा। तो आपको जैसा कि पता है कि भवन का किराया भी मिलता है 200 रुपये, 250 रुपये और 500 रुपये। जीडीएस कार्मिकों के लिए 6,000 रुपये प्रतिवर्ष संलग्न संतान शिक्षा भत्ते का प्रावधान किया गया है। तो जो जीडीएस कर्मचारी है उनके बच्चों को हर साल 6,000 रुपये प्रति बच्चा 2 बच्चों के लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। तो विशेष क्षेत्रों में कार्यरत जीडीएस कार्मिकों के लिए 500 रुपये प्रतिमाह जोखिम भत्ता तथा कठिनाई भत्ते की व्यवस्था भी की गई है। जैसा कि आप सभी लोग पता है कि जम्मू कश्मीर या लद्दाख के एरिया में जो काम करते हैं उनको 500 रुपये अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया जाता है। 2 अग्रिम अतिरिक्त वेतन वृद्धि के रूप में 12, 24, 36 की सेवा पूरी करने पर वित्तीय उन्नयन का प्रावधान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। अभी क्या है, कई लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि जो 12, 24, 36 क्या होता है। तो दोस्तों आज मैं उस 12, 24, 36 को बता देता हूँ। जो हमारे नए ग्रामीण डाक सेवक भाई हैं जो नहीं जानते हैं कि 12, 24, 36 क्या होता है, तो वो एक बार इस वीडियो को देख लें और वो समझ जाए कि किस प्रकार से 12, 24, 36 का नियम लागू होता है। तो दोस्तों 12, 24, 36 होता क्या है वो भी मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों 12, 24, 36 का मतलब है दोस्तों, अगर कोई ग्रामीण डाक सेवक 12 वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है तो उसको 2,500 रुपये उसके वेतन जो उसका बेसिक पे है उसमें 2,500 रुपये और जुड़ जाएंगे। और अगर कोई 24 वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है तो उसको 5,000 रुपये उसके बेसिक में जुड़ जाएगा। अगर कोई ग्रामीण डाक सेवक भाई है जो 36 वर्ष की सेवा जीडीएस में कर लेता है तो उसको 7,500 रुपये उसकी बेसिक में जुड़ जाएगा। ये 12, 24, 36 है दोस्तों। अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि ये 12, 24, 36 क्या होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी बेसिक में अगर आपने 12 साल पूरे कर लिए हैं तो आपके 2,500 रुपये आपकी बेसिक में और बढ़ जाएंगे। और आपने अगर 24 साल पूरे कर लिए हैं तो आपके 5,000 रुपये बढ़ जाएंगे। अगर आपने 36
वर्ष पूरी कर ले तो आपके 7500 रुपये आपके बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा अमाउंट हो जाएगा। अगर कोई कर्मचारी है जिसका बेसिक पे कम से कम आप मान लीजिए फर्स्ट स्लैब में है, उसका 12,000 रुपये है, उसके 2500 रुपये और बढ़ जाते हैं तो 14,500 रुपये उसका बेसिक पे हो जाएगा। और कितना उसको फ़ायदा होगा ये आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि 12, 24, 36 के प्रकार से आपको लाभ मिलेगा, तब भी आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। दोस्तों मैं अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को बना रहा हूँ और ऐसी ही वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपका लाइक करने में आपका दोस्तों कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे वीडियो को तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं डेली बेसिस पर इसी प्रकार के वीडियो आप सभी लोगों की लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया अनुग्रह उपदान की भी सीमा को 60,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। दोस्तों अभी ये मांग आपकी पूरी नहीं हुई है, ये आपका 60,000 रुपये से बढ़ाकर आपको 1.5 लाख रुपये मिल रहा है। अभी आपको यहाँ पे बताया है 60,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक की यहाँ पे किया गया था, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट है सेवा मुक्ति हित लाभ योजना के अंतर्गत जीडीएस कार्मिकों के अंशदान की सीमा को बढ़ाकर मासिक परिश्रम का न्यूनतम 3% और अधिकतम 10% कर दिया गया है, जबकि विभाग के द्वारा की जाने वाला नियत अंशदान मूल परिश्रम का 3% होगा। तो यहाँ पे जो SBDRM का आपको पैसा मिलता है वो 3% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। जीडीएस समूह बीमा योजना के अंतर्गत प्रदत्त बीमा कवर की राशि को 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं 50,000 से रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपए आपको कर दिया गया है। सरकार कल्याण निधि के अंतर्गत बीमा विभाग के अंशदान को 100 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर आपको 300 रुपये प्रतिवर्ष कर दिए। ये आपके जब रिटायरमेंट होता है तो आप सभी लोगों को ये पैसे मिलते हैं दोस्तों। ये आपको 100 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है। सरकार कल्याण निधि के दायरे का विस्तार किया गया है। इसमें आप करीबी पारिवारिक सदस्य जैसे पति पत्नी पुत्र पुत्री और आश्रित तथा पुत्र वधू भी शामिल होंगे। समिति ने सर्कल कल्याण निधि के अंतर्गत वित्तीय अनुदान और सहायता की निर्धारित सीमा में 10% की बढ़ोतरी की जाने की भी अनुशंसा की है। समिति ने सर्कल कल्याण की निधि के अंतर्गत कम ब्याज पर 5% वाले ऋण के रूप में वित्तीय सहायता लेखा शीर्ष के तहत टैबलेट मोबाइल की खरीद के लिए 10,000 रुपये के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया है। अगर आप कोई टैबलेट खरीदते हैं या आप कोई मोबाइल खरीदते हैं तो आपको 5% पर उस पर ब्याज मिल जाएगा, वो राशि मिल जाएगी। महिला जीडीएस कार्मिकों के लिए 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश के प्रावधान की अनुशंसा की है। तो ये महिला को जो मातृत्व अवकाश मिलता है उसका भी यहाँ पे सिफारिश की गई है जीडीएस कमलेश चंदा कमेटी रिपोर्ट में। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को अभी ये कमलेश चंदा कमेटी रिपोर्ट है उसकी जो सिफारिशें बता रहा हूँ, अभी इसमें कौन कौन सी सिफारिशें लागू हुई वो अभी मैं उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। ये ओनली जो कमलेश चंदा कमेटी रिपोर्ट में क्या क्या मांगी गई थी वो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। मातृत्व अवकाश की संपूर्ण अवधि के दौरान पारिश्रमिक का भुगतान उसी वेतन के अंतर्गत किए जाने की अनुशंसा की गई जिसकी लेखा तहत जीडीएस कर्म को पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। समिति ने 1 सप्ताह के प्रत्यक्ष अवकाश की भी घोषणा की गई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रत्यक्ष अवकाश 1 सप्ताह का आप सभी लोगों को जो डिपार्टमेंट एम्प्लॉई हैं उनको 15 दिन का मिलता है, लेकिन जो जीडीएस है उनको 7 दिन का देने की अनुशंसा की गई थी। 180 दिन के अवकाश को जमा करने तथा इसे बनाने छुट्टी के बदले नकद की सुविधा प्रारंभ की है। अगर आप 180 दिन का अवकाश आप अपने पास रख लेते हैं तो उसको नकद बनाने की यहाँ पे आप सरकार को उसको बेच सकते हैं और आप उसके बदले आप अपना नकद रुपये प्राप्त कर सकते हैं। नियोजन की ऑनलाइन प्रणाली की अनुशंसा की गई। तो जो दोस्तों नियोजन है जो ग्रामीण डाक सेवक भाइयों का अभी क्या हो जाता था, सभी दोस्तों को पता है कि 2016 से पहले ग्रामीण डाक सेवक की ऑफलाइन भर्ती होती थी, तो उसको ऑनलाइन करने की यहाँ पे सिफारिश की गई है। जीडीएस कर्मियों के नियोजन हेतु जीवन यापन के लिए वैकल्पिक स्रोत की अनिवार्य शर्त को शिथिल बनाया गया है, मतलब कि उसको कम करने के लिए उसमें यहाँ पे अनुशंसा की गई है। स्वैच्छिक सेवा मुक्ति की योजना की अनुशंसा की गई है। कोई भी अगर जीडीएस है अगर स्वैच्छिक सेवा मुक्ति से स्वैच्छिक सेवा त्याग देना चाहता है तो वो भी अनुशंसा की गई है। सेवा मुक्ति की आयु 65 वर्ष ही रखी गई है, तो मतलब 65 वर्ष तक आप वो ग्रामीण डाक से भाई कार्य कर सकता है।
पुरुष GDS के लिए सीमित स्थानांतरण शब्द को 1 बार से बढ़ाकर 3 बार कर दिया गया है। स्थानांतरण हेतु महिला GDS कर्मियों को मिलने वाले अवसरों की अधिकतम सीमा हटा दी गई है। स्थानांतरण संबंधी अधिकार संबंधित डिविजनल प्रमुख को प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पे जो पुरुष है, जो GDS कर्मचारी है, उसको 3 बार ट्रांसफ़र ले सकता है और महिला कर्मियों को कितने भी बार अवसर प्रदान करने की यहाँ पे सीमा थी, अधिकतम सीमा थी, उसको भी हटा दिया गया है। पुट ऑफ ड्यूटी के दौरान अनुग्रह भुगतान की राशि के भत्ते को 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर कोई GDS कर्मचारी पुट ऑफ कर दिया जाता है तो उसको 25% से अभी मिलता था, लेकिन अब उसको 35% पैसा मिलेगा। समिति ने GDS कर्मियों को पुट ऑफ ड्यूटी करने की जगह पहले उन्हें स्थानांतरित किए जाने की अनुशंसा की है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई कर्मचारी किसी गतिविधि में संलिग्ध होता है, अगर कोई कर्मचारी या कोई फ्रॉड करता है या कोई कुछ भी करता है, तो उसको पहले पुट ऑफ न करके उसका स्थानांतरण की जाने की अनुशंसा की गई है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं ये क्या क्या कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट की मांगें थी, वो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। अगर दोस्तों फिर भी आपको कोई डाउट है, कमेंट है, कोई क्वेरी है, तो आप ये PDF मुझसे ले सकते हैं और PDF आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आप सभी लोगों को ये PDF वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप सभी लोग इसको डाउनलोड करके और अच्छे से आप इसका गहन अध्ययन करके आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो आपकी कमलेश चंद्र कमेटी है उसकी अनुशंसा थी। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतना ही डेली बेसिस पर वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।